तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 15 साल पहले, वो करीब 15 और 16 मई की रात थी, 2008। 2008 में 15-16 मई की रात सेक्टर 25 नोएडा में आरुषि का कत्ल हुआ था। और 16 मई को दुनिया के सामने तमाम तस्वीरें आई थी। घर वालों ने शक जताया कि आरुषि का कत्ल हेमराज यानी कि घर के नौकर ने किया है। पुलिस की एक टीम फौरन नेपाल निकल गई क्योंकि हेमराज नेपाल से था। पुलिस ढूंढती रही, 2 दिन बीत गए। 18 मई की सुबह उसी नोएडा सेक्टर 25 के L32 मकान नंबर जो फ्लैट था, पहली बार नोएडा पुलिस छत पर जाती है। और जिस हेमराज को ढूंढने के लिए टीम नेपाल में थी, वो हेमराज उस छत पर मुर्दा पड़ा था। 15 साल बीत गए इस बात को। इसको लेके बहुत सारी बातें हुई नोएडा पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन पे, सारी चीज़ों पर। और कहते हैं कि एक केस से आदमी सीखता है, लेकिन 15 साल बाद भी नोएडा पुलिस वैसी ही गलती की है। और इसी आरुषि की वजह से याद आया कि कुकू FM के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं आरुषि तलवार, द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस। कुकू FM के ऑडियो बुक पर है आरुषि तलवार, द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस। कैसे ये पूरा केस पनपा, शुरू हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, कैसे कत्ल हुआ, ये पूरी कहानी डिटेल में कुकू FM के ऑडियो बुक पर। कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा, जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं। इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी है L32, जो आरुषि का घर हुआ करता था जलवायु विहार नोएडा सेक्टर 25 में। वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है नोएडा सेक्टर 30। और इस नोएडा सेक्टर 30 में एक कोठी है, उस कोठी का नंबर है D40। सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर, 15 साल का फासला, लेकिन सेम कहानी, सेम शर्मिंदगी। इस D40 में रेणु सिन्हा नाम की 61 साल की एक महिला रहा करती थी। वो पेशे से एक वकील, अच्छे परिवार से। उनके जो एक भाई हैं, छोटे भाई अजय कुमार। अजय कुमार को आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे आज तक में भी उन्होंने करीब 10 साल काम किया, एंकरिंग की, एक न्यूज़ एंकर और साथ साथ जर्नलिस्ट। 9/11 को कवर करने वो US भी गए थे। इसके बाद उन्होंने कई और चैनल में काम किया। तो वो भी नोएडा में रहते हैं, अजय कुमार। जो रेणु सिन्हा हैं, इनकी शादी एक IAS अफसर से हुई थी, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। 86 बैच के अफसर थे नितिन नाथ सिन्हा। तो 86 बैच के अफसर थे, उनसे शादी हुई, दोनों को एक बेटा हुआ। पढ़ाई लिखाई के बाद बेटा अमेरिका चला गया और इस वक्त वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है। अब यहाँ मियाँ बीवी यानी कि पति पत्नी नोएडा सेक्टर 30 के इस कोठी D40 में अकेले रह रहे थे। लेकिन इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों अलग अलग रहते थे। पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो चुकी थी। अब उसकी बहुत सारी वजह रही होंगी। बीच में पता चला कि रेणु सिन्हा कैंसर की मरीज़ है। उसके बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनका इलाज शुरू हुआ। ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि पिछले महीने ही डॉक्टर ने उन्हें कैंसर मुक्त करार दिया, कि जो कैंसर था वो उसका इलाज हो गया और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो कैंसर की बीमारी दूर चली गई, पिछले महीने की बात है। अब वो इसी घर में अपने पति के साथ रह रही हैं और नितिन नाथ जो IAS अफसर थे
वो 86 बैच के उन्होंने 98 में भी आरएस ले लिया, खुद से ही वॉलंटरी रिटायरमेंट, और इसके बाद वो अमेरिकी फर्म के साथ काम करने लगे और यहीं दोनों रहते थे नोएडा सेक्टर 30 के इस कोठी में। एक रूटीन थी रेणु सिन्हा की, वो ये कि हर संडे को वो लंच के लिए अपने भाई अजय कुमार के घर जाया करती थी। अजय कुमार भी नोएडा में रहते हैं, तो हर संडे ये रूटीन पाबंदी थी कि वो लंच अपने भाई के साथ करती थी। अभी जो संडे गुजरा 2 दिन पहले, उस संडे भी उन्हें लंच के लिए आना था, और आने से पहले वो हमेशा फ़ोन भी कर देती हैं अगर उन्हें कुछ ख़ास उनकी पसंद का कुछ खाना बनाना हो। लेकिन इस संडे पहली बार हुआ इन इतने बरसों में कि उन्होंने फ़ोन नहीं किया। अब अजय कुमार ने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, घंटी बजती रही। इस चक्कर में कई घंटे निकल गए, पर वो ना आई ना उनका फ़ोन उठा। अब थोड़ी फिक्र होने लगी, तो अजय कुमार जी ने फिर अपने जीजा यानी कि नितिन नाथ को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठा लिया, तो उन्होंने बताया कि आज दीदी घर नहीं आई है लंच पर। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, वो तो कल सुबह ही घर से निकली और उसके बाद से घर नहीं लौटी। अब ये सुनकर वो और घबरा गए कि कल सुबह से वो घर से निकली हों और ये पता नहीं और उन्होंने बताया नहीं। फिर उन्हें लगा कि पति पत्नी में वैसे ही रिश्ते ख़राब थे, तो कम बात हुआ करती थी नितिन नाथ से। लेकिन अब ये फिक्र हुई, अब वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, रेणु जी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। दोपहर के बाद फिर उन्होंने अपने जानकारों की मदद से मोबाइल को जब ट्रेस कराया तो पता चला कि लोकेशन तो उसी D40 कोठी के इर्द गिर्द का निकल रहा है। अब वो दोपहर को सेक्टर 20 थाने पहुंचते हैं, नोएडा के पुलिस स्टेशन, और वहां जाकर बताते हैं पूरी बात, कैसे ऐसे, और हस्बैंड ने कहा कि वो कल से ही नहीं है, फ़ोन उठा नहीं रही है। ये दोपहर की बात है, करीब 1-2 बजे की। नोएडा पुलिस भी एक आम केस समझ कर उसको कह रही है ठीक है हम ढूंढते हैं, ये करते हैं। करते करते शाम हो जाता है। जब शाम हो गई तो करीब 6 बज रहे होंगे। अब चूँकि अजय कुमार जी एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी, पुलिस में भी, दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं। तो फिर कुछ ऊपर से फ़ोन गया, तब नोएडा पुलिस को लगा कि ये मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल है। एक तरफ एक वकील हैं पेशे से, उनके हस्बैंड रिटायर्ड IAS अफसर हैं, जो खुद अजय कुमार एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो फिर नोएडा पुलिस की एक टीम शाम को, ये जब तय हो गया कि लोकेशन कोठी का ही आ रहा है, तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। अब पुलिस की टीम में देखिए कौन कौन है। सेक्टर 20 थाने के SHO, एक ACP, एक DCP रैंक के अफसर और बाकी उनके साथ। अब ये पहुँचे उस कोठी के बाहर, देखा तो कोठी पे ताला लगा हुआ है। चारों तरफ से घूमकर पुलिस ने देखा। इस दौरान में नज़र पड़ी कि कोठी के दरवाजे पे तो ताला है, लेकिन कोठी का AC ऑन है। तब कई बार होता है कि कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर देखा कि शायद एक से ज़्यादा AC ऑन है। ये 2 मंजिला कुल कोठी है, ये करीब 3200 स्क्वायर मीटर पे बना हुआ। तो अब चिंता हुई कि AC भी ऑन है, दरवाज़ा बंद है। तो फिर खुद रेणु के फैमिली यानी कि अजय कुमार, उनके भाई, पुलिस से कहते हैं कि मुझे डाउट है, फ़ोन का लोकेशन भी यहीं दिखा रहा है, आप एक काम कीजिए, आप कोठी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अब पुलिस वाले कोठी का दरवाज़ा खोलने या तोड़ने के तैयार ही नहीं। वो कह रहे नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। अब एक महिला गायब है, उसको सैटरडे से और संडे शाम हो गई है, और पुलिस वाले मना कर रहे हैं कि हम कोठी का दरवाज़ा नहीं तोड़ेंगे। अब लास्ट में जब उन्होंने फोर्स किया कि भाई मेरी बहन गायब है, आप कुछ कीजिए, तब पुलिस वालों को लगा कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। करीब फिर उन्होंने कहा शाम को कि ठीक है हम तोड़ते हैं। अब आलम देखिए पुलिस का, छोटी छोटी जानकारी ऐसी मिलती है कि अब पुलिस की टीम तैयार हो गई, SHO, ACP, DCP सब मौके पर हैं। अब कहा गया कि ताला तोड़िए और अंदर दाखिल होते हैं। अब पुलिस वाले हाथ पैर झाड़ लेते हैं, कहते तोड़ना तो है पर इसको किससे तोड़े, हमारे पास तो कोई औजार, कोई हथियार है नहीं इस तरह का, आप ही कुछ इंतज़ाम कीजिए। अब वो शख्स जो अपनी बहन के लिए परेशान घूम रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, किसी तरह से पुलिस वालों को लेकर कोठी तक पहुंचता है, वहाँ पर फिर भी पुलिस से कहता है कि आप तोड़िए, खोलिए, अंदर देखिए। पुलिस वाले तैयार नहीं, बड़ी मुश्किल से जब तैयार हुए तो कहते हैं आप ही सामान लेकर आइए इसको तोड़ने का। अब वो अपने किसी जानकार के थ्रू फिर जो भी औजार है वो मंगाते हैं। पुलिस वाले वहीं खड़े हुए हैं तमाशबीन की तरह। जब वो आता है तो अब फिर दरवाज़ा
और ताला तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है। 2 फ्लोर है, फर्स्ट और सेकंड। जब अंदर दाखिल होते हैं तो हर चीज़ कमरे में करीने से जैसे होनी चाहिए वैसी ही थी, कोई उलट पुलट कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद जैसे ही बाथरूम के अंदर पुलिस वाले और ये पहुँचते हैं, वहाँ रेणु सिन्हा जी की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। जैसे ही लाश नज़र आई, अब पुलिस वालों को सीरियसनेस का अंदाज़ा हुआ। उन्होंने फ़ौरन फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया। डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक टीम आई। आप लोग बहुत सारे दूर से इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। कई बार लगता है फॉरेंसिक टीम आती, डॉग स्क्वाड, क्या करते हैं ये लोग। सिर्फ 15 मिनट फॉरेंसिक की टीम आई, बाथरूम में लाश पड़ी थी, बाथरूम के इर्द गिर्द और इधर उधर। 15 मिनट में उन्होंने अपना काम निपटाया और कोठी से बाहर निकल गए। सिर्फ 15 मिनट। अब अंदाज़ा लगाइए कि इन 15 मिनट में क्या क्या होगा। इतना टाइम तो बैग खोलने, अपना इक्विपमेंट्स निकालने, बाकी चीज़ों में ही लग जाता। बट ऐसा होता है। 15 मिनट में निकल गए। डॉग स्क्वाड जो आया उसने भी इधर उधर उसको घुमाया, वो भी निकल गया। अब पुलिस वाले हैं, उन्होंने लाश उठाई, लाश उठाकर हॉस्पिटल भेजा। कोठी का दरवाज़ा बंद, वापस पुलिस स्टेशन। रिश्तेदारों से कहा गया चलिए अब आप रिपोर्ट लिखाइए। अब कातिल नहीं है। घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई और उन्होंने फिर बताया कि ये जो नितिन नाथ सिन्हा है, इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, तो ये देश छोड़कर जा सकते हैं। अब जाहिर है उन्हें ये भी मालूम था कि अगर इधर मर्डर हो गया और वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या देश के किसी एयरपोर्ट से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो हो सकता है वो यूपी से नेपाल निकलने और नेपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काठमांडू के वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। अब जैसे ही ये सुना तो नोएडा पुलिस ने कहा कि अच्छा एक काम करो यार, फ़ौरन एक पुलिस की टीम तैयार करो और नेपाल भेजो, ताकि उनको नेपाल में पकड़ा जा सके। अब पुलिस तैयारी कर रही है नेपाल जाने की। ये संडे रात की बात बता रहा हूँ आपको। 7 बजे के इर्द गिर्द वो लाश बरामद हुई थी बाथरूम से। उसके बाद ये सारी जानकारी मिली। अब एक टीम तैयार हो रही है, पुलिस की टीम भी जाती है। तो यूँ नहीं है कि फ़ोन आया और निकल लो, भाई उनको भी तैयारी करनी होती है। अपने कपड़े, बाकी सामान वो सारा रखना पड़ता है, बैग तैयार करना पड़ता है, जैसे हम लोगों को करना पड़ता है। तो उसमें ये था फिर गाड़ी का इंतज़ाम, ड्राइवर का इंतज़ाम, क्योंकि रूट लंबा है। तो सारी तैयारियाँ हो रही हैं। अब इधर लाश मिलने के बाद नोएडा पुलिस की भी अब थोड़ी सी हालत ख़राब, क्योंकि एक वकील का कत्ल, एक IAS अफसर हस्बैंड वो शक के घेरे में, और एक सीनियर जर्नलिस्ट उनके सिस्टर। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट के भी फ़ोन जाने लगे। अब पुलिस को लगा कि गड़बड़ हो जाए कहीं, इसलिए कुछ करो। पहली बार रात को अब वो 9-10 बजे अपना काम शुरू करते हैं, जो उनको कायदे से दोपहर को संडे को करना चाहिए। अब वो कहते हैं पहले तो चलो जो नितिन नाथ सस्पेक्ट हैं उनके मोबाइल का लोकेशन ढूंढते हैं, सर्विलांस पे लगाया। जो कोठी का के आसपास का CCTV कैमरा, उन्होंने कहा कि चलो अब इसको करते हैं, ढूंढते हैं। पता चला कि उस कोठी का जो CCTV अपना कैमरा था वो बंद पड़ा हुआ था, जिस कमरे से ये लाश मिली, कोठी से लाश मिली थी। लेकिन आसपास में कुछ कैमरे थे। तो मोबाइल जो ट्रेस करना था लोकेशन, वो नितिन नाथ का, और कैमरे, ये अगर संडे दोपहर कर लेते तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त हो जाती। लेकिन लाश मिलने के बाद अब रात को पुलिस असल मानों में पुलिस वाला काम कर रही है। जब कैमरा देखा तो पुलिस चौंक उठी। देखा कि नितिन नाथ सैटरडे को आखिरी बार कोठी के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद से वो कोठी के बाहर निकले ही नहीं। तो कोठी के बाहर नहीं निकले तो फिर कहाँ गए। दूसरा, जब उनके मोबाइल को ट्रेस किया गया तो पता चला कि सैटरडे से लेकर अभी तक उनके मोबाइल का लोकेशन उस सेक्टर 30 के मोबाइल टावर जो है उसमें वही दिखा रहा, कोठी के इर्द गिर्द। तो टावर से भी ये पता चल रहा है कि मोबाइल का लोकेशन कोठी के पास, और CCTV कैमरा कह रहा है कि ये कोठी से अंदर जब गए तो उसके से बाहर निकले नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा खेल कोठी के अंदर का है। अब पुलिस शाम को 7 बजे उस कोठी में दाखिल हुई थी, लाश वाश लेकर निकल गई। उस दौरान में पुलिस ने पूरी कोठी की तलाशी ली, पता नहीं किस तरीके से ली, लेकिन ली, और वो चले गए। अब रात को अचानक लोकेशन और फिर CCTV कैमरे से पता चला कि नहीं यार ये शख्स तो बाहर गया नहीं है। पुलिस को लगा गड़बड़ हो गई है। आरुषि की कहानी फिर से उनके दिमाग में आ गई। लगा कि अब क्या होगा। फ़ौरन रात 12 बजे के आसपास अब थाने से फ़ोन जाता है अजय कुमार के पास,
और कहा जाता है कि हमें कैमरे और इससे कुछ क्लू मिला है, हमें एक बार फिर कोठी में जाना पड़ेगा। वो फ़ौरन आते हैं पुलिस की टीम के साथ। अब 12 बजे के बाद ये लोग फिर से उसी कोठी के अंदर दाखिल होते हैं। दरवाज़ा दोबारा खुलता है। अब पूरी कोठी की तलाशी ली जाती है, सारे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हर एक सामान की, हर एक चीज़ की। लगभग 2.5 घंटे बीत जाते हैं। इसी दौरान में उनको फिर पता चलता है कि फर्स्ट फ्लोर पे एक जगह है बहुत छोटी सी, उसमें भी एक दरवाज़ा है और वो 2 दरवाजे हैं उसके, एक पीछे एक आगे। वो कई घरों में होता है स्टोर रूम के तौर पे यूज़ करने वाला। तो एक तरफ से तो बाहर से बंद है, दूसरी तरफ से अंदर से बंद है। अब लगा कि बाकी जगह तो तलाश कर ली, बेड से के अंदर से लेके हर जगह, छत भी इस बार तलाश की रात को, लेकिन उसको नहीं देखा। तो अब वो भी बंद। तो पुलिस वाले ने फिर लात मार मार कर उस स्टोर रूम के दरवाजे को तोड़ डाला। जब तोड़ा तो अंदर एक शख्स दुबका हुआ सा बैठा हुआ है। उसके बराबर में मोबाइल है, चार्जर है, कॉफ़ी का मग है। उसे बाहर निकाला गया तो फिर पहचाना गया। तब बताया कि यही है नितिन नाथ सिन्हा, IAS अफसर जिन्होंने VRS लिया और जो रेणु सिन्हा के पति थे। अब इसके बाद उनको थाने लाया गया। अब यहाँ कहानी देखिए कि पुलिस शाम को पहुँची, 7 बजे लाश मिली, पूरे कोठी की तलाशी ली। जब पुलिस लाश लेकर निकल रही थी या लाश पुलिस को पहली बार मिली, तब भी कातिल उसी कोठी के अंदर था और उसके बाद उस कोठी को बंद करके चले गए और वापस आए तब भी कोठी के अंदर ही कातिल मौजूद था। ठीक वैसे ही जैसे हेमराज को ढूंढने के लिए नेपाल गए और हेमराज की लाश तब भी उस छत पर मौजूद थी आरुषि के फ्लैट के। तो पुलिस ने यहाँ कुछ किया नहीं। खैर, अब उनको लेकर जाया गया। अब पूछताछ शुरू हुई। तो पूछताछ में जो रीज़न बताया वो आगे बताऊंगा। उससे पहले जब पुलिस की टीम कोठी के अंदर दाखिल हुई तो जो डेड बॉडी थी, लाश थी, उसके भी कपड़े गीले थे। ऐसा लगा था कि कुछ पोंछने की, कुछ साफ करने की कोशिश की गई। बाथरूम के आसपास का पूरा एरिया, फ्लोर को साफ किया गया था, कुछ कपड़ों को धोया गया था और हर चीज़ करीने से रखी गई थी। जब पूछा गया कि ये सारा क्यों, तो वजह ये थी कि संडे की रात को ही नितिन को अपनी पत्नी रेणु की लाश को कहीं ठिकाने लगाना था और इस ठिकाने लगाने के बाद पहले ही उसने आधी कहानी तो गढ़ रखी थी कि सैटरडे से ही वो घर से गायब है, घर से निकली, लौटी नहीं। तो अब एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती, पुलिस तफ्तीश करती और लाश अगर कहीं ऐसी जगह इधर उधर ठिकाने लगा देते जैसे श्रद्धा वाला मामला था, तो आराम से हफ्ता 10 दिन तो निकल जाता और नितिन नाथ को सिर्फ यही हफ्ता 10 दिन चाहिए था इस देश से निकलने के लिए। तो पूरी प्लानिंग यही थी कि संडे की रात को मौका मिलते ही लाश को ठिकाने लगाना है और उसके बाद 1 हफ्ते तक ड्रामा करना है कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ और 1 हफ्ते बाद यहाँ से फुर हो जाना है। क्यों फुर होना है और क्यों लाश ठिकाने लगाना था? तो पूरी कहानी ये थी कि जो ये कोठी है, इस कोठी की कीमत करीब 4-5 करोड़ रुपये, अलग अलग लोग बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं 3 करोड़। तो ये एक डीलर से लास्ट वीक डील हुई और ये कोठी बेचने का सौदा हो गया, नितिन नाथ ने कर लिया। लेकिन जो उनकी पत्नी रेणु थी वो ये कोठी बेचना नहीं चाहती थी। उनको अचानक पता चल गया कि उनके पति ने कोठी का सौदा कर लिया है और अगले 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर वो सारे पैसे मिलेंगे। इस बात को लेकर संडे को या सैटरडे को इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही वक्त पता चलेगा। तो झगड़ा हुआ और उसके बाद नितिन नाथ ने अपने हाथों से अपनी पत्नी को मार डाला। अब मारने के बाद सारे सीन ऑफ क्राइम और इन सबको साफ सुथरा कर रहा है और रात को उसका इरादा था लाश को ठिकाने लगाने का। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि लाश को ठिकाने कैसे लगाना था। पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या पूरी लाश कहीं ले जाकर करना था, यह पता नहीं। जो हाल के वक्त में जिस तरीके से हम लोगों ने श्रद्धा और बाकी केसेस सुने, उस तरीके से बाहर ले जाकर ठिकाने लगाना था, कहाँ लगाना था, ये सारी चीज़ें अभी पूछताछ चल रही हैं क्योंकि अभी वो पुलिस के कब्ज़े में है। तो जब लाश ठिकाने लगा देता और उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता, कहानी सैटरडे को ही गढ़ चुका था, तो अब वो पुलिस को उलझाता 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि जिस डीलर से उसने इस कोठी की डील की थी उस डीलर ने उसको हफ्ता 10 दिन के अंदर पूरा अमाउंट देने का वादा किया था। तो जैसे ही ये पैसे मिलते, ब्रिटिश पासपोर्ट उसके पास ऑलरेडी था,
उस पासपोर्ट के थ्रू वो पैसे लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता और फिर पुलिस ढूंढती रहती। ब्रिटेन पहुँच जाता तो फिर लाना, ये करना, वैसे भी आपको पता है माल्या से लेके ललित मोदी सारे उधर ही हैं, हम ला तो पा नहीं रहे। बल्कि अभी अपने एक जाने माने नामचीन वकील, उनकी शादी थी और उसमें भी मोदी साहब, ललित मोदी जो है वो साफ दिख रहे थे। तो लाना इतना आसान नहीं होता। तो क्या पता अगर ये ब्रिटेन भाग जाता नितिन तो उसे लाना मुश्किल होता। तो खैर वक्त से पहले ये सारी चीज़ें हो गई और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन ये पूरी कहानी 15 साल के बाद आरुषि कहानी की इसलिए याद दिलाता है कि अगर पुलिस उस कोठी की तसल्ली से जांच कर लेती तो शायद ये 10-12 घंटे तक एक कातिल उसी के अंदर जो छुपा था वो पकड़ा जाता। और अगर उसका इरादा भागने का होता तो ये मौका मिला था, वो भाग जाता, फिर पुलिस लकीर पीटती रहती। तो ये बहुत बड़ी एक लापरवाही भी थी, गलती भी थी। और वैसे भी कहते हैं कि जो सीन ऑफ क्राइम होता है, किसी भी केस को सुलझाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी ज़मीन, उसकी फ़र्श, उसकी दीवारें, वहीं से आपको सबूत मिलता है। और पुलिस ऐसी जगह पर एक एक चीज़ जहाँ तलाशी लेनी चाहिए वहाँ ये लापरवाही, इस हद तक लापरवाही। और उसी से 2.5 किलोमीटर दूर सेक्टर 25 15 साल पहले 2008 15-16 मई की रात आरुषि केस के बाद हेमराज के केस की वजह से नोएडा पुलिस की फजीहत हो चुकी थी। तो कम से कम उन्हें अपनी वो फजीहत भी याद रखनी चाहिए थी। और इतने सीनियर अफसर एसीपी, डीसीपी रैंक के मौके पे मौजूद हैं, पर उन्होंने भी अपना दिमाग नहीं चलाया। वो तो शुक्र है कि कातिल भागा नहीं। अगर भाग लेता तो यही है कि एक दूसरे के ऊपर ये सारी चीज़ें डाल देते और ये मामला यूं ही रहता। तो ये थी वो कहानी। इस कहानी के ज़रिए पुलिस कैसे काम करती है मैंने असल में आपको वो बताने की कोशिश की थी। और ख़ास तौर पर ये तो चलिए बड़े बड़े इसमें लोग थे सारे, छोटे मोटे जो केस गांव देहात या छोटे कस्बों में, शहरों में होता है, जो आम लोग होते हैं, वहाँ पे अगर कोई इस तरह से गुम हो, किसी घर में हो, कोई पुलिस वाले के पास जाता है तो कितनी बार स्पॉट पर जाता है, नहीं जाता है, क्या करता है, इसका अंदाज़ा आप बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं कि पुलिस कैसे काम करती है। तो ये थी आज की कहानी। और कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले आज आयशा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयशा। और ये आसिफ इकबाल ने भेजा है। साथ ही गौरव श्रीवास्तव, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गौरव। इसके अलावा मानवी जायसवाल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मानवी। और राकेश जायसवाल ने भेजा, उनकी बेटियां हैं। साथ ही अनिल सिंह गुर्जर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल। इसके अलावा विनायक सिंह, इन्होंने कहा वो सैटरडे को बीच में आपने शुरू किया था, हिट एंड मिस, वो शुरू कर दीजिए। चलिए कोशिश करता हूँ। इसके अलावा तस्लीम, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। रिंकू कलीता, एक कहानी की फरमाइश की है, एंड थैंक यू सो मच आपकी इस मेल के लिए। टेक्सास में रहते हैं। चंद्रकांता नायक, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। कदम कुंडू, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। और कमलेश कुमार, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो ज़रूर पूरी होगी ये सारी फरमाइशें। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू एफएम के मज़े लें। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।